तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्यादान आर्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे यूनिट 6 यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेवल सेकंड, रीड लेवल सेकंड का सोशल साइंस सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। जैसा ही हमारा सोशल साइंस सब्जेक्ट क्लियर होता है, हम जो ये चाइल्ड पेडालॉजी है उसका अध्ययन भी यहाँ पे करेंगे। पूरी साइकोलॉजी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बस आप अपना सपोर्ट और प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रखें। जैसा मैंने आपसे वादा किया है कि लॉकडाउन से लेकर अगस्त से पहले, आपके एग्ज़ाम होने से पहले, मैं आपको पूरा सिलेबस मेरे चैनल पे सिलेबस के टॉपिक बाय टॉपिक पूरा करवाऊँगी। उसी में हम निरंतर रूप से लगे हुए हैं। तो हमने दोस्तों यूनिट 4 और 5 कंप्लीट कर ली है। यूनिट 6 हमारी चल रही है जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख घटक। इसमें हमने स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों कंप्लीट कर लिए हैं। चट्टानों के प्रकार पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे जैवमंडल और फिर हम पढ़ेंगे पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी जो आंतरिक और बाह्य शक्तियाँ होती हैं वो। ठीक है, तो आज हम जैवमंडल का अध्ययन करते हैं। बिना देर गवाए, बिना समय गवाए शुरू करते हैं जैवमंडल। देखो, जैवमंडल होता क्या है दोस्तों? जीवमंडल पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त वह आवरण है जिसमें वनस्पति तथा पशु जीवन सामान्य परिस्थितियों में निर्वाह हो पाता है। अब ये जीवमंडल होता क्या है दोस्तों? इतना सा याद रखो कि जीवमंडल, हम जो जीव हैं, चाहे वो पशु हो, चाहे वो मानव हो, चाहे वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हों, है ना, पशु और हमारा जो पर्यावरण है उनके मध्य जो अंतर संबंध होता है ना, हमारी वनस्पति है, हमारे पेड़ पौधे हैं, पशु है, मानव है और हमारा पर्यावरण है, उनके मध्य जो अंतर संबंध है वो इस जैवमंडल कहलाता है। मतलब जैवमंडल में हम हमारी वनस्पति का भी अध्ययन करते हैं, हमारी पारिस्थिति का भी अध्ययन करते हैं, हमारे पशुओं का भी अध्ययन करते हैं, मानव का भी मिले जुले रूप से अध्ययन करते हैं। तो जीवमंडल पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त वह आवरण है जिसमें वनस्पति और पशु जीवन का सामान्य परिस्थितियों में निर्वाह हो पाता है। इसी जीवमंडल में ही तो हम वनस्पति भी, पशु भी, मानव भी सब रूप से निर्वाह कर पाते हैं। तो उसे ही जीवमंडल बोलते हैं। अब दोस्तों, जीवमंडल के 3 संघटक होते हैं: जैविक संगठक, अजैविक संगठक और ऊर्जा घटक, है ना। या फिर संगठक बोल दो या फिर इन्हें घटक बोल दो। जैविक घटक, अजैविक घटक और ऊर्जा घटक। अब जैविक घटक तो क्या होते हैं? जिनमें जीव होते हैं, जैसे कि पादप हो गया, मानव हो गया, जंतु हो गया और सूक्ष्म जीव हो गया। ये 4 पार्ट तो जैविक घटक में आते हैं दोस्तों। अजैविक घटक में आता है स्थल में क्या लेते हैं हम? मृदा। जल में पानी आता है और वायु में हवा आती है। ये तीनों अजैविक घटक है, लेकिन ये भी जीवमंडल के ही पार्ट है। और ऊर्जा घटक में क्या आएगा दोस्तों? ऊर्जा घटक में आएगा सौरिक ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, है ना। ये दोनों ऊर्जा घटक में आते हैं। तो जीवमंडल के दोस्तों मतलब घटक क्या होते हैं? घटक से आशय है कि जैवमंडल में आता क्या क्या है। तो जैवमंडल में ये आते हैं दोस्तों। अगर जैविक चीज़ों को हम लेते हैं तो उसमें पादप आ जाएंगे, जीव जंतु आ जाएंगे, छोटे जीव जंतु आ जाएंगे और मानव आ जाएगा। अजैविक घटक में लेंगे तो उसमें भूमि आ जाएगी, वायु आ जाएगी और जल आ जाएगा। और ऊर्जा में लेंगे तो भूतापीय ऊर्जा भी और सौरिक ऊर्जा भी, दोनों तरह की ऊर्जा इसमें आती है। अब देखो दोस्तों, जीवमंडल में सब पहले पारिस्थितिकी का अध्ययन करते हैं कि पारिस्थितिकी क्या होती है। क्योंकि जैवमंडल का नाम आते ही, बायोस्फीयर का नाम आते ही इकोलॉजी का नाम उसके साथ ही जुड़ा हुआ होता है। तो पारिस्थितिकी को इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजी। पारिस्थितिकी, कई बार तो पारिस्थितिकी और जैवमंडल, बायोस्फीयर को एक साथ एक ही टर्म के रूप में यूज़ करता है क्योंकि दोनों का बहुत सेम मीनिंग होता है। ठीक है, पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत जीवों और पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का और विभिन्न जीवों के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो पारिस्थितिकी भी क्या हो गई? जिसमें जीव और पर्यावरण के अंतर संबंध, मतलब जितने भी जंतु हैं, हम जंतु हो गए, पादप हो गए या फिर छोटे सूक्ष्म जंतु हो गए, उनका और पर्यावरण में क्या रिलेशन है, मतलब किस तरह के संबंध उनमें रहते हैं और विभिन्न जीवों के मध्य किस तरह के संबंध रहते हैं, इनका अध्ययन किस में किया जाता है? इनका अध्ययन किया जाता है दोस्तों पारिस्थितिकी में। ठीक है, और पारिस्थितिकी के शब्द सबसे पहले किसने दिया था? 1869 में अर्नेस्ट हैक्ले ने दिया था दोस्तों। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था सबसे पहले? पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले अर्नेस्ट हैक्ले ने दिया था इकोलॉजी शब्द। ठीक है, और 1869 में दिया था। ये चीज़ आप याद रखना कि 1869 में अर्नेस्ट हैक्ले नामक विद्वान था, उन्होंने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द दिया था। ठीक है, अब है पारिस्थितिकी तंत्र।
पहले हमने पढ़ लिया पारिस्थितिकी क्या होती है, अब पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। दोस्तों पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था, दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही शब्दों के मतलब खोजकर्ता बहुतों बार पूछे जाते हैं कि ये शब्द किसने दिया था। मतलब पारिस्थितिकी में से मोस्टली 90% क्वेश्चन तो यही आ जाता है, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, अथवा पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था 1935 में किया था दोस्तों, एजी टांसले ने। देखो 1869 में तो सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग हो गया था इकोलॉजी का, और लेकिन 1935 में जाके पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया था एजी टांसले ने किया था, और वो अर्नेस्ट हैकले ने किया था। अब पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना जीवों और अजैविक संगठकों से होती है। वही बात है दोस्तों कि जब हम सिर्फ जीवों और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करते हैं नॉर्मल रूप से तो वो कहलाएगा पारिस्थितिकी, और जब एक तंत्र के रूप में इनका अध्ययन करने लगे, क्रमवार रूप से इनका अध्ययन करने लगे, कहाँ से शुरू हो रही है ये चीज़ें, कहाँ पे जाके ख़त्म हो रही है, तो वो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना जीवों और मतलब जैविक और अजैविक दोनों घटकों से मिला के होते हैं। तो हमें पता है जैविक घटक कौन से, अजैविक घटक कौन से, अभी हमने पढ़ा है ना। ये बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है, अर्थात जितनी ऊर्जा खर्च होती है उतनी ऊर्जा कभी भी वापस नहीं आती है। दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में आपको पता है हम ऊर्जा कैसे ग्रहण करते हैं। सबसे पहले जो सागरों में जीव होते हैं, जो सागरों में वनस्पति होती है, पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्या बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। उन्हें तो क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं ना। सबसे पहले भोजन वो बनाते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। अब उनको जो खाते हैं शाकाहारी लोग जो होते हैं, मतलब भेड़ बकरी गाय, ये जो पेड़ पत्तों को खाते हैं उनसे उनमें ऊर्जा आती है ना। उसके बाद में क्या आती है, अब देखो वो जो उसको खाने में जो ऊर्जा खर्च हो जाती है दोस्तों, तो थोड़ी ऊर्जा तो वहाँ पे खर्च हो जाती है। अब जो पेड़ गाय भैंस बकरी उनको कौन खाता है, शेर वगैरह खाता है ना, मांसाहारी लोग खाते हैं, जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, ये किसको खाते हैं, गाय भेड़ बकरी को खा जाते हैं। और उसके बाद में जो मानव आता है चतुर्थ उपभोक्ता है ना, वो सबको खा जाता है। मानव सर्वाहारी होता है, शाकाहारी भी मांसाहारी भी है ना, तो वो सबको खा जाता है ना। तो इस तरह से हमारी ऊर्जा का तंत्र चलता रहता है कि सबसे पहले ऊर्जा बनाते कौन है, पेड़ पौधे बनाते हैं, फिर पेड़ पौधे से शाकाहारी से मांसाहारी, फिर मांसाहारी से सर्वाहारी, इस तरह से ऊर्जा स्थानांतरित होती है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा दोस्तों पेड़ पौधों में होती है ना। उसके बाद में क्योंकि हमें भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, पेड़ पौधे तो बना लेते हैं, उनको खाने के लिए शाकाहारियों को संघर्ष करना पड़ता है, फिर शाकाहारियों को खाने के लिए मांसाहारियों को संघर्ष करना पड़ता है, तो ऊर्जा निरंतर कम होती जाती है ना। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है, अर्थात जितनी ऊर्जा खर्च होती है उतनी ऊर्जा कभी भी वापस नहीं आती है ना। ये बात यहाँ पे बोली गई है। पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवधाराओं में श्वसन क्रिया से क्षय होने वाली ऊष्मा का प्रतिशत भी बढ़ता जाता है, क्योंकि ऊंचे पोषण स्तरों में जीवधारियों को निचले पोषण स्तर के जीवधारियों की तुलना में अपना आहार प्राप्त करने हेतु अधिक परिश्रम करना पड़ता है। अब ये तो उन्होंने बता दिया कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। एक दिशीय का मतलब क्या होता है कि जितनी ऊर्जा खर्च होती है ना उतनी ऊर्जा कभी भी वापस प्राप्त नहीं हो पाती। अब ये बोल रहे हैं बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवधारियों में श्वसन क्रिया से, देखो कि जैसे भेड़ बकरी में श्वसन क्रिया में कम ऊर्जा का क्षय होता है, फिर इसमें जो मांसाहारी जीव होते हैं उसमें और ऊर्जा का क्षय, ज़्यादा ऊर्जा क्षय होता है, फिर मानव में और ज़्यादा ऊर्जा का क्षय होता है। तो एक तो ऊष्मा का क्षय बढ़ रहा है ना बढ़ते पोषण स्तर के साथ, और दूसरा क्या हो रहा है कि मतलब कि प्रथम पोषण स्तर को भोजन प्राप्त करने में कम मेहनत करनी पड़ रही है, दूसरे को उससे भी ज़्यादा, तीसरे को उससे भी ज़्यादा, चौथे को उससे भी ज़्यादा अधिक परिश्रम करना पड़ता है ना। तो ऊपरी पोषण स्तर को सबसे कम ऊर्जा प्राप्त हो पाती है। ये थोड़ा सा पोषण तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र में आता है, आगे भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो इकोक्लाइन क्या होता है, दो विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों विशेषकर पादप तंत्रों के मध्य संक्रमण का जो क्षेत्र होता है उसे इकोक्लाइन कहते हैं। कई बार ऐसे ही पूछ लिया जाता है दोस्तों, इकोक्लाइन होता है ना। तो आपको बस चिन्ह कहाँ पे लगाना है, दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमण का जो क्षेत्र होता है उसे इकोक्लाइन कहते हैं। पारिस्थितिकी निषय क्या होता है, ये पारिस्थितिकी से रिलेटेड टर्म्स है दोस्तों, कई बार इनका अर्थ पूछ लिया जाता है। जब किसी जीव द्वारा घेरा हुआ स्थान, देखो सबसे पहले तो किसी जीव द्वारा घेरा हुआ स्थान उसका प्राकृतिक आवास कहलाता है। प्राकृतिक आवास क्या होता है, वही तो होता है, हम तो देखो घर वगैरह बना लेते हैं, अब छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो घर थोड़ी बनाते हैं, वो जिस जगह पे रहते हैं, वो जितना स्थान घेर रहे हैं वही उनका आवास कहलाएगा।
प्रत्येक जीव समुदाय का प्रत्येक जीव कुछ ना कुछ स्थान घेरता है और कोई विशिष्ट प्रकार का कार्य करता है। हमें पता है कि कोई भी समुदाय हो, उसका कोई भी जीव हो, कोई स्थान तो घेरेगा और कुछ ना कुछ कार्य भी करेगा। इस प्रकार जीव के प्राकृतिक आवास और समुदाय के जीव द्वारा किए गए कार्य दोनों को एक साथ मिलाकर पारिस्थितिकी निशा कहते हैं। एक तो जीव विशिष्ट रूप से जो जीव का प्राकृतिक आवास है और जो उसका समुदाय है। जीव देखो, एक जीव तो क्या होता है, जीव कहलाता है, और एक जीव के मतलब एक श्रेणी के विभिन्न सारे जीव मिलके क्या बनाएंगे, जैविक समुदाय बनाएंगे। तो जीव के प्राकृतिक आवास और जैविक समुदाय दोनों जो मिलाकर कार्य करेंगे, है ना, एक साथ मिलाकर कार्य करेंगे, उन्हें क्या कह देंगे, पारिस्थितिकी निश्चय कह देंगे। तो आपको बस इतना सा याद रखना है कि जीव के प्राकृतिक आवास और उसके समुदाय के जीव द्वारा किए गए कार्य दोनों को एक साथ पारिस्थितिकी निश्चय कह देते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं पोषण स्तर क्या होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण की प्राप्ति एक क्रम में होती है। यह पोषण स्तर कई तरह से कई स्तरों में संपन्न होता है, इसे पोषण स्तर कहते हैं। ऐसे नहीं है कि हमें पोषण की प्राप्ति की खाना हमने बनाया है, सूर्य के प्रकाश से डायरेक्ट हमें प्राप्त हो गया। हम थोड़ी सूर्य के प्रकाश से खाना बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश से तो कोई और खाना प्राप्त कर रहा है, बना रहा है, उसे कोई और खा रहा है, फिर उसे हम खा रहे हैं। इस तरह से हमें पोषण प्राप्त होता है। तो पारिस्थितिकी में पोषण हमेशा एक क्रम में चलता रहता है, स्तर में चलता रहता है। इसे पोषण स्तर कहते हैं। इसको 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों। किसमें? सबसे पहले तो देखो, पोषण स्तर 1 होता है। 1 में क्या आएगा, स्वपोषित जीव आएंगे। स्वपोषित जीव मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, उन्हें बोलेंगे स्वपोषित, अपना पोषण खुद कर रहे हैं। और इन्हें हम उत्पादक बोलते हैं। उत्पादक मतलब ये उत्पादन कर रहे हैं। ये आ जाएंगे पोषण स्तर 1 में। इसमें क्या आ जाएंगे, जो समुद्र में पाए जाने वाले शैवाल होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो सब पोषण स्तर 1 में आ जाएंगे। अब पोषण स्तर 2 में कौन से, जो शाकाहारी जीव होते हैं, जो कि शाकाहारी जीव होते हैं और वो क्या करते हैं, इन पेड़ पौधों को खाते हैं, इन पे निर्भर होते हैं। जैसे कि भेड़, बकरी, गाय, जिराफ, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। इन्हें हम स्वपोषित बोल रहे थे पोषण स्तर 1 के जीवों को, लेकिन पोषण स्तर 2 के जीवों को हम क्या बोलेंगे, शाकाहारी जीव बोलेंगे और प्राथमिक उपभोक्ता बोलेंगे, क्योंकि ये सबसे पहले उपभोग कर रहे हैं। इन्होंने खुद ने नहीं बनाया ना, पोषण स्तर 1 के लोगों ने खुद ने बनाया, तो इनको उत्पादक बोल देंगे। पोषण स्तर के 2 के जो लोग हैं वो पोषण स्तर 1 के लोगों पर डिपेंड है, इसलिए इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता बोल देंगे। ठीक है, अब पोषण स्तर 3 में आ जाएंगे दोस्तों मांसाहारी जीव, है ना, जैसे कि शेर, भालू, चीता। ये क्या कर रहे हैं, इन शाकाहारी भेड़, बकरी, गाय, इनको खाकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, है ना। इन्हें क्या बोल देंगे हम, द्वितीयक उपभोक्ता बोल देंगे दोस्तों। द्वितीयक उपभोक्ता क्यों, क्योंकि ये प्राथमिक उपभोक्ताओं को खा के अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या कह दिया, द्वितीयक उपभोक्ता कह दिया। पोषण स्तर 4 है दोस्तों, उसमें आ जाएगा मानव। वो होता है सर्वाहारी, वो तीनों ही पोषण स्तरों से अपना भोजन प्राप्त करता है। मानव पेड़ पौधों को भी खाता है, मानव शाकाहारी जीवों को भी खाता है और मानव मांसाहारी जीवों को भी खाता है। तो पोषण स्तर 4 में आ जाएगा मानव। ठीक है, और इन तीनों का दोस्तों पोषण स्तर 1, पोषण स्तर 2, पोषण स्तर 3 और पोषण स्तर 4 जब ये ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो छोटे छोटे जीव जो भूमि में पाए जाते हैं उनको वियोजक बोलते हैं। वो इनका वियोजन कर देते हैं। ठीक है, वो होता है वियोजक। तो ये हो गए दोस्तों पोषण स्तर। पोषण स्तर 1 में आएंगे उत्पादक, पेड़ पौधे। पोषण स्तर 2 में आएंगे जो शाकाहारी होते हैं, उन्हें बोलेंगे हम प्राथमिक उपभोक्ता। पोषण स्तर 3 में आएंगे मांसाहारी, उन्हें बोलेंगे द्वितीयक उपभोक्ता। और पोषण स्तर 4 में आएंगे सर्वाहारी, उन्हें बोलेंगे मानव। ठीक है, तो सामान्यतः जीवमंडल में एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा के स्थानांतरण के क्रम को आहार श्रृंखला कहते हैं। एक जीव से दूसरे जीव में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला। अब ऊर्जा का ही तो स्थानांतरण हो रहा है। सबसे पहले ऊर्जा पेड़ पौधों ने बनाई, फिर इससे गाय भैंस बकरी ले गई, फिर इससे शेर भालू ले गया, फिर इससे मानव ले गया, है ना। इसे क्या कहेंगे, आहार श्रृंखला। और जिस बिंदु से एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, उस बिंदु को पोषण स्तर कहते हैं। अब इस बिंदु से जहाँ से पोषण का स्थानांतरण हो रहा है, ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, उस बिंदु को हमने पोषण स्तर कह दिया। अब देखो जैसे कि क्या होता है पोषण स्तर और ऊर्जा स्तर क्या होता है। जैसे सबसे पहले दोस्तों घास होता है, घास को कौन खाता है, टिड्डा खाता है। टिड्डे को कौन खा जाता है, पक्षी खा जाता है। और पक्षी को क्या खाते हैं, बाज खा जाते हैं। ये क्या हो गई दोस्तों, एक खाद्य श्रृंखला हो गई। कि ऐसा नहीं है कि बाज डायरेक्ट घास को खा जाएगा, एक श्रृंखला में सब अपना अपना भोजन और पोषण प्राप्त करते हैं, इसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब छोटा सा एक पारिस्थितिकी पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1927 में C.E. इल्टन ने किया था दोस्तों।
इनके अनुसार आहार श्रृंखला के आधार में सर्वाधिक प्राणी होते हैं और शीर्ष पे अंतिम जो पोषण स्तर है उसमें सबसे कम प्राणी होते हैं। ठीक है। अब दोस्तों ऐसे होता है कि ऐसे हमारा पारिस्थितिकी पिरामिड बनता है। ये कह रहा है कि आधार में जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। इस प्राथमिक उपभोक्ताओं में दोस्तों सबसे ज़्यादा समुद्री पादपों को सम्मिलित किया था और समुद्र में अनाप शनाप वनस्पति, इसके अलावा पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत सारे होते हैं ना। उसके बाद में गाय भैंस बकरी होते हैं, है ना, वो उससे कम होंगे। उसके बाद में शेर वगैरह वो उससे कम होंगे। उसके बाद में मानव वो उससे कम होंगे। आजकल तो वैसे मानव ने पारिस्थितिकी पिरामिड को पलट दिया है। मानव इनको खा खा के इनकी संख्या तो मानव ने कम कर दी और खुद सबसे ज़्यादा संख्या में होता जा रहा है। इसीलिए तो हमें प्रकृति का इतना विनाश देखने को मिलता है। पारिस्थितिकी पिरामिड उल्टा होता जा रहा है। लेकिन वास्तव में पारिस्थितिकी पिरामिड ये होता है कि आधार में सबसे ज़्यादा जीव, मतलब पोषण स्तर 1 में सबसे ज़्यादा जीव, और जैसे ऊपर चलते जाते हैं जीवों की संख्या कम होती जाती है। इसे कहते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड। तो क्या होता है, इसके अनुसार आहार श्रृंखला के आधार में सर्वाधिक प्राणी होते हैं और शीर्ष अर्थात अंतिम पोषण स्तर में सबसे कम प्राणी होते हैं। आहार श्रृंखला में निचले स्तर से पोषण स्तर में जीवों की संख्या घटती जाती है। इसका कारण है उसका आकार पिरामिड जैसा हो जाता है। निचले स्तर से ऊपरी स्तर में जाएंगे तो क्या होता है, जीवों की संख्या कम होती जाती है। कम होती जाएगी तो उसका आकार क्या हो जाएगा, पिरामिड जैसा हो जाएगा। इसलिए इसे हम पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। शब्द का प्रयोग सबसे पहले इल्टन ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये थी पारिस्थितिकी। अब 2 चीज़ें और रह गई जैवमंडल में। एक तो ओजोन क्षरण पढ़ेंगे हम और एक पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। इनमें से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ओजोन क्षरण में कौन सी गैस से सबसे ज़्यादा है, इसको रोकने के लिए कौन सा समझौता हुआ था, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। कुछ समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।